दोस्तों नमस्कार। दोस्तों भारत की संसद में यानी लोकसभा में 122 सांसद ऐसे हैं जिन्होंने अपने प्रोफेशन के आगे एग्रीकल्चरिस्ट लिख रखा है, यानी वह खेती करते हैं। राज्यसभा के भीतर में 229 में से 50 सांसद ऐसे हैं जिन्होंने अपने धंधे के आगे एग्रीकल्चर लिख रखा है, कृषि लिख रखा है, खेती लिख रखा है। तो देश की संसद के भीतर भी तकरीबन 200 सांसदों की तादाद अगर खेती से जुड़ी हुई है और इस देश के भीतर में किसान आंदोलन कर रहा है, और सबसे बड़ा सवाल इस देश के भीतर में यही हो चला है कि क्या वाकई सरकार मान जाएगी, और अगर सरकार नहीं मानेगी तो क्या वाकई किसान खाली हाथ लौट जाएगा, और अगर किसान खाली हाथ नहीं लौटेगा तो यह सब कुछ कितने दिनों तक चलेगा। क्या सरकार बातचीत एक तरफ करेगी और दूसरी तरफ आंदोलन को तोड़ने के लिए सरकार की तमाम एजेंसियां लग जाएंगी, कभी नोटिस जाएगा, कभी छापे पड़ेंगे, ऐसी स्थिति भी आ जाएगी। लेकिन दुनिया एक बाजार है और इस बाजार में जिसे मन चाहे उसे माल बेच सकते हैं आप, और माल खरीद भी सकते हैं। मार्केट इकोनॉमी यानी बाजार अर्थव्यवस्था का एकमात्र मंत्र यही है, खुली अर्थव्यवस्था है। आप अपने माल को लेकर आइए, वो माल चाहे इंडस्ट्री से निकला हुआ हो या फिर खेती से फसल के तौर पर निकला हुआ, उसकी कीमत आपको मिल जाएगी। और इसी मंत्र को हर किसी ने अपना लिया है, चाहे वो विकसित देश हो, चाहे वो विकासशील देश हो, चाहे वो गरीब देश हो। और ऐसे में भारत के भीतर किसान जब 3 सवालों को उठा रहा है, मंडी को खत्म ना कीजिए, एमएसपी दे दीजिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की दिशा में मत बढ़िए, तो यह तीनों सवाल कहां मायने रखते हैं। लेकिन क्या वाकई ये 3 सवाल इतने मायने रखते हैं कि संसद के भीतर बैठे हुए जो खुद को किसान कहते हैं, वो आने वाले वक्त में अपनी चौखट पर जब पहुंचेंगे तो वहां पर लोगों के विरोध का सामना करना पड़ेगा? क्या ऐसी स्थिति आ सकती है? क्या इस देश के भीतर में वाकई सारा किसान एकजुट हो सकता है, या फिर नोटिस और छापों के जरिए इस किसान आंदोलन को तोड़ दिया जाएगा? और इसके समानांतर की स्थिति यह है, अगर मार्केट इकोनॉमी का अनूठे सच को समझना है तो फिर यकीन जानिए, चाहे वो कॉरपोरेट हो, चाहे पूंजीपति हो, उसकी नजर खेती की जमीन पर है। वो अमेरिका में बैठा हुआ कॉरपोरेट हो या भारत में बैठा हुआ कॉरपोरेट हो, नजर खेती की जमीन पर ही होगी। आज इस बात को भी समझें, उससे पहले जरा समझने की कोशिश कीजिए। 40 लोगों को एनआईए का नोटिस, एनआईए का मतलब होता है नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, जो एक लिहाज से देश में किसी भी तरीके से आहत कर रही हो या फिर गड़बड़ी कर रही हो, उनके लिए और उनके खिलाफ काम करने का काम एनआईए का होता है कि उनको वो पकड़े। एक लिहाज से जो देश के खिलाफ होते हैं, एनआईए दरअसल उन्हें पकड़ना चाहती है। लेकिन जिन 40 लोगों को नोटिस थमा दिया गया है, उसमें पत्रकार भी है, उसमें कलाकार भी है, उसमें सामाजिक कार्यकर्ता भी है, उसमें आड़ती भी है, उसमें खेतीहर किसान भी है, और उसमें संगठन यानी नेतागिरी करने वाले किसान भी हैं। उनकी फहरिस्त एक तरफ, दूसरी तरफ पार्लियामेंट की फहरिस्त, तीसरी तरफ दुनिया भर में खेती की जमीन पर नजरें टिकाए हुए कॉरपोरेट। आइए आज इन तीनों को मिला देते हैं और जरा समझने की कोशिश पहले सवाल के साथ, क्या किसान आंदोलन को नोटिस के जरिए तोड़ा जा सकता है? और इस बात का जिक्र एनआईए ने किया है कि जो पैसा आ रहा है वो दरअसल गलत रूट से आ रहा है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के कहने के बाद एनआईए ने नोटिस दिया, लेकिन नोटिस किन्हें दिया है? मसलन किसान नेता हैं बलदेव सिंह सिरसा, दीप सिद्धू हैं, ये कलाकार हैं, अदाकार हैं, इनको भी दिया गया। मनदीप सिद्धू इनके भाई है, इनको भी दिया गया। 3 जर्नलिस्ट हैं, बलतेज पन्नू जो कि पटियाला के पत्रकार हैं, जसबीर सिंह जो कि मुक्तसर साहिब के पत्रकार हैं, तेजिंदर सिंह जो कि अकाल चैनल के पत्रकार हैं। तीनों को नोटिस दिया गया। परमजीत सिंह अमृतसर के हैं, नवलजीत सिंह होशियारपुर के, जंग सिंह लुधियाना के, प्रदीप सिंह लुधियाना के, सुरेंद्र सिंह ठिकरीवाल बरनाला के, अमरकोट के पलविंदर सिंह लुधियाना के, जज इंद्रपाल सिंह, रंजीत सिंह दबदबी टकसाल अमृतसर के, करनैल सिंह होशियार। एक लंबी फहरिस्त है, 40 लोगों की फहरिस्त है जो बतलाती है जिन्हें नोटिस थमा दिया गया। और इससे पहले 6 आड़तियों पर पंजाब में छापा भी मारा गया कि आपके पास काला धन है, आपने गड़बड़ी से चीजें की है, उसको आपने इनकम टैक्स रिटर्न में दिखलाया नहीं है। सवाल सिर्फ इतना है, ये एनआईए का नोटिस और इनकम टैक्स का छापा पहले क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि पंजाब के भीतर नजर डालने पर जो नजर आता है कि एनआईए ने इससे पहले जिनको भी नोटिस दिया है उनकी संख्या सिर्फ 7 है,
7 लोगों को, लेकिन उनके ताल्लुकात कहीं ना कहीं हिंसक गतिविधियों से जुड़े हुए थे। यह पहली बार है कि हिंसक गतिविधियों से जुड़ना तो दूर, लेकिन इनको नोटिस दिया गया, क्योंकि जिन नामों को हमने पढ़ा है ये सभी किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं। यह पहला सवाल है। इसका मतलब है कि आंदोलन को तोड़ने की दिशा में सरकार बढ़ चुकी है। दूसरा सवाल यहीं से शुरुआत होती है, क्या वाकई इस देश के किसानों को बांटा जा चुका है, छोटे और सीमांत किसान और बड़े किसान, और यह पूरा आंदोलन बड़े किसानों को लेकर है, या फिर इस देश के भीतर में धीरे धीरे सारे किसान एकजुट होते चले जाएंगे? हमें लगता है कि इसकी भी परिस्थितियों को आज समझना चाहिए। संसद पर आए दूसरी दृष्टि किसानों को लेकर है। किसानों के जो सवाल हैं एमएसपी के, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के खिलाफ के और मंडियों को जीवित करके, यह समझना चाहिए कि भारत में जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है वह अपनी सत्ता को बनाने के लिए और बचाए रखने के लिए अपनी परिभाषाएं गढ़ती है। हमको लगता है आज शुरुआत इसमें पश्चिम बंगाल से करनी चाहिए, क्योंकि आपके लिए भी यह हैरत की बात होगी कि पिछले दिनों जब बीजेपी पश्चिम बंगाल में कूदी तो उसने कहा कि किसान सम्मान निधि के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने नाम तक नहीं दिए हैं। नाम नहीं दिया, ये फैक्ट है। लेकिन दूसरा सच ये है, इसके साथ जब बीजेपी के नेता इस बात को जोड़ते चले जा रहे थे कि देखिए स्थितियां कितनी विकट है किसानों की, जो पश्चिम बंगाल के, हम आएंगे तो बहुत शानदार तरीके से काम करेंगे, तो आपको यहां पे सरकार के ही आंकड़ों से हम बतलाते हैं कि इस देश के भीतर में तमाम राज्यों में सबसे ज्यादा अनाज जहां पर होता है, जो फूड प्रोडक्शन है, उसमें तमाम चीज ले आइए, उसमें सब्जी भी ले आइए, फल भी ले आइए, और गेहूं, चावल, बाजरा, दाल भी ले आइए। सबको मिला के पहले नंबर पर देश में पश्चिम बंगाल ही है। यह टॉप मोस्ट एग्रीकल्चर स्टेट है। इसके बाद नंबर उत्तर प्रदेश का आता है, चूंकि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है, दूसरे नंबर पर आता है। पश्चिम बंगाल में राइस, जो चावल होता है, वह 146 लाख टन प्रोडक्शन है, और इसके अलावे फूल गोभी है, टमाटर है, खीरा है, बंद गोभी, बैगन, चिली, जिंजर, गार्लिक, कोवेंडर, टर्मरिक, सारी चीजें होती हैं। वीट भी होता है, यानी गेहूं भी होता है, ये सारी चीजें होती हैं। पहले नंबर पर पश्चिम बंगाल है, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में बाजरा, राइस, शुगर केन, फूड ग्रेन, सारी चीजें होती है, और इसका नंबर दूसरा आता है। यहां पर जो गेहूं उपजाया जाता है ये तकरीबन 22.5 मिलियन टन है, लेकिन दूसरी तरफ सबसे ज्यादा गन्ना भी उपजता है यहां पर उत्तर प्रदेश में, लगभग 145 मिलियन टन। पंजाब का नंबर तीसरा है। पंजाब में किसानों की संख्या और जमीन की संख्या के लिहाज से पंजाब बहुत पीछे आता है। जब आप इस देश के सेंसस को देखेंगे, जहां जमीन और किसान को देखेंगे, तो पंजाब का नंबर पहले 10 में भी नहीं आएगा। लेकिन फसल उपजाने को लेकर पंजाब का नंबर तीसरा है। पहले पे बंगाल, दूसरे पे यूपी, तीसरे पे पंजाब, चौथे पे गुजरात आता है। पहले 3 राज्यों में हम कह सकते हैं कि बीजेपी की सत्ता पश्चिम बंगाल में तो कभी रही नहीं। उत्तर प्रदेश में आती जाती रही है, लेकिन बहुत दिन बाद पहली बार आई है। इससे पहले समाजवादी पार्टी और बीएसपी की सरकार हुआ करती थी, तो यूपी भी बीजेपी के जरिए नहीं जाना सकता है। पंजाब में भी बीजेपी की पकड़ नहीं रही है, वहां अकालियों की पकड़ जरूर थी, जो कि अब बीजेपी से ही अलग हो गए हैं। चौथे नंबर पर गुजरात है, जो सही मायने में बीजेपी शासित राज्य है उसका, यानी इस देश के भीतर में वो 4th स्टेट के तौर पर है। 5वें नंबर पे हरियाणा है, 6ठे पे मध्य प्रदेश है, 7वें पर असम है, 8वें पर आंध्र प्रदेश है, 9वें पर कर्नाटक है, 10वें पर छत्तीसगढ़ है। इसका एक मतलब तो साफ है कि सत्ता अगर बीजेपी के पास है राज्यों में, जिन राज्यों में, तो वो नंबर 1 नहीं हो पाया, यानी खेती को लेकर इनका अनुभव बहुत कमजोर है। पहली बात यह आ गई। दूसरी स्थिति यह है कि इस देश के भीतर में सबसे ज्यादा किसानों की संख्या उत्तर प्रदेश में है, फिर बिहार में है, फिर महाराष्ट्र में है, फिर मध्य प्रदेश में है, जो 1 करोड़, यही 5 राज्य आते हैं। मध्य प्रदेश में 1 करोड़ किसान है, महाराष्ट्र में 1 करोड़ 52 लाख किसान है, बिहार में 1 करोड़ 64 लाख किसान है, उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 38 लाख किसान है। लेकिन इसका एक दूसरा सच देखिए, जो किसान सम्मान निधि से जोड़ा गया, यह कहकर जोड़ा गया कि हम किसानों के हितकारी हैं, किसानों के साथ खड़े। उत्तर प्रदेश में लगभग 38 लाख किसान किसान सम्मान निधि से बाहर है। बिहार में लगभग 1 करोड़ 64 लाख में से 1 करोड़ 11 लाख किसान इस फहरिस्त में नहीं आते हैं जिनको किसान सम्मान निधि मिल पाए, सिर्फ 52 लाख लोगों को मिलता है। महाराष्ट्र में 1 करोड़ 52 लाख किसानों में से सिर्फ 86 लाख को मिलता है, 66 लाख को नहीं मिलता है।
मध्य प्रदेश में 1 करोड़ में से 55 लाख को मिलता है, 45 लाख को नहीं मिलता है। यही स्थिति कमोवेश हर राज्यभर है। कर्नाटक में 80 लाख है, आंध्र प्रदेश में 85 लाख है, तमिलनाडु में 79 लाख है, पंजाब में लगभग 50 लाख प्लस किसान है, हरियाणा में लगभग 40 लाख प्लस किसान है। ये सारी परिस्थितियां बतलाती है कि किसी भी राज्य में किसान की इकोनॉमी या एग्रीकल्चर इकोनॉमी को उस राज्य की व्यवस्था नहीं बनाती है, बल्कि अपने तौर पर किसान अपनी जरूरतों को किस रूप में डेवलप कर पाए, यह उसके लिए पश्चिम बंगाल शायद बेहतरीन उदाहरण है। और उसके बाद दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश, इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश तो इंडस्ट्री वहां पर डेवलप हो ही नहीं पाई। यूपी और बिहार दो ऐसे राज्य रह गए। पंजाब तीसरे नंबर पर आता है। 93% जमीन फर्टाइल वहां की, जो कि जहां पर अनाज उपजाया जाता है। इसका मतलब फिर यह आ गया कि जिस सिस्टम को इस देश में चलाया जाता है वह सिस्टम खेती के खिलाफ है, और जहां पे वो सिस्टम नहीं पहुंच पाता है, जो राजनीतिक सत्ता और दिल्ली से निकला हुआ सिस्टम या मार्केट इकोनॉमी का सिस्टम है, वहां वहां खेती कमजोर पड़ती चली गई। हम तीसरी स्थिति में आपको लाना चाहते हैं। तीसरी स्थिति इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत के भीतर में लगातार किसानों की संख्या इसलिए बढ़ी, किसान मजदूरों की संख्या इसलिए बढ़ी क्योंकि कोई सिस्टम इस देश में मार्केट इकोनॉमी को लेकर भी लाया ही नहीं जा सका जिससे इस देश के मजदूरों को लाभ हो। ऐसा नहीं हुआ है। मसलन जैसे हम आपको इमरजेंसी के पीरियड में लिए चलते हैं। इमरजेंसी यानी 1975 में भारत में तकरीबन 7.5 करोड़ किसान थे, और जो जमीन थी खेती के योग्य वाली वह लगभग 16.5 करोड़ हेक्टेयर जमीन थी। यानी एवरेज निकालिएगा तो एवरेज किसानों के हक में 2 हेक्टेयर से ज्यादा आएगा। 1975 2015 में जो आखिरी सेंसस आया एग्रीकल्चर सेंसस, उसने बताया भारत में किसानों की तादाद लगभग 14.5 करोड़ हो गई, और जमीन जो थी वह घटकर 15 करोड़ हेक्टेयर से नीचे आ गई। यानी एवरेज निकालिएगा तो लगभग 1 हेक्टेयर सारे किसानों का एवरेज। इसमें छोटे सीमांत अलग करने के जिक्र है। छोटे सीमांत किसान भारत में लगभग 12.5 करोड़ है। सिर्फ 2 से 2.5 करोड़ के बीच में बड़े किसान हैं। यह एक स्थिति है। लेकिन इसका दूसरा सच देखिए, जिस बात की दिशा में हम बढ़ना चाहते हैं। इस मार्केट इकोनॉमी ने क्या कमाल किया है कि बड़ी तादाद में कॉरपोरेट खेती की जमीन ले रहे हैं। हमको लगता है आज अमेरिका का उदाहरण आपको देना चाहिए, क्योंकि दुनिया का जो सबसे रईस शख्सों में जिसकी शुमारी होती है उसमें एक नाम बिल गेट्स का भी है। तकरीबन $100 बिलियन से ज्यादा की संपत्ति है। लेकिन अमेरिका में सबसे ज्यादा फार्मलैंड यानी खेती की जमीन के मालिक भी वही हैं। 2,42,000 एकड़ की जमीन उनके पास है। जो पिछले दिनों एक फ्लोरिडा और वाशिंगटन की लैंड रिपोर्ट आई, उसने बतलाया कि इनकी 18 राज्यों में जमीन है। लुसियाना में लगभग 70,000 एकड़, आर्कनासस में लगभग 47,000 एकड़, नेब्रास्का में लगभग 20,000 एकड़, फोनिक्स और अरिजोना में भी लगभग 25,000 एकड़। 18 राज्यों में इनकी जमीन है। सवाल है इनको क्या जरूरत है खेती की जमीन की, ये आप सवाल कर सकते हैं। लेकिन जहन में रखिए इस सवाल को, क्योंकि इसके अलावे भी यह भी समझिए कि 2008 अगर याद कीजिएगा तो बिल गेट्स का जो फाउंडेशन है, बिल गेट्स और मिलांडा गेट्स का जो फाउंडेशन है, इसने कहा था कि हम सब सहारा अफ्रीका और साउथ एशिया में भारत भी आता है, वहां पर हम खेती को प्रमोट करेंगे। उच्च उपज हो, बेहतरीन स्थायी कृषि हो, इसको बढ़ावा देंगे। और इसके लिए लगभग $306 मिलियन ग्रांट के तौर पर उन्होंने दिया था। लेकिन इन जगहों पर सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज और साउथ एशिया में भी कॉरपोरेट्स के कब्जे जमीनों पर होने लगे। रास्ता यही था। और इस फेरिस्त में जब आप और भी आएंगे तो आपको यह भी जानना चाहिए कि जैसे अमेजन के जो सीईओ हैं जेफ बेजोस, इनका भी वेस्ट टेक्सास में लगभग 4,20,000 एकड़ जमीन पर ये इनके हिस्से में आती है, इन्होंने खरीद रखी है। इसी तरीके से एक मीडिया, लिबर्टी मीडिया चलाते हैं ये जॉन मैलोन, इनका लगभग 2 मिलियन खेती की जमीन यानी लगभग 20 लाख एकड़ जमीन पर इनको भी इन 8 राज्यों में अमेरिका के। CNN के फाउंडर हैं टेड टर्नर, इनका भी लगभग 20 लाख हेक्टेयर की जमीन पर, एकड़ जमीन पर इन्होंने खरीद रखी है। इनको जमीन की क्या जरूरत है? जब हम इन बातों को कहते हैं तो अब आप यहां से भारत लौट आइए। और हमने शुरू में जिक्र किया कि एक सवाल भारत में बड़ा होते चला जा रहा है, अगर सरकार नहीं मानेगी और किसान वापस नहीं लौटेंगे तो होगा क्या? सरकार किसी दूसरे ग्रह से नहीं आई है, इस देश की जनता ने बनाया है।
तो जब तक किसान के आंदोलन को चाहे वो नोटिस के जरिए तोड़ दे, चाहे छापों के जरिए तोड़ दे, चाहे कुछ केसेस लगा के तोड़ दे, तो एक अलग किस्सा है। या फिर इन सारी परिस्थितियों में जो निचले किसान हैं, जब तक उनको मैसेज ना पहुंचे कि यह देश खेती के अनुकूल सिस्टम वाला नहीं है, तब तक वो आंदोलन के लिए छोटे और मंझोले किसान खड़े नहीं होंगे, क्योंकि वह तो 2 जून की रोटी हैंड टू माउथ की स्थिति में जीते हैं। तो वह जब तक सक्रिय नहीं होंगे तब तक सरकार को यह लगता रहेगा कि वोट बैंक हमारा बरकरार है, और यह सिर्फ 2 राज्यों का मसला है, उसमें भी रईस किसान है, उन्हीं का मसला है। सरकार यह सोच सकती है, इससे कतई इनकार नहीं, और इस देश के भीतर की असमानता भी बतलाती है कि सरकार को यह सोचने का पूरा हक है। लेकिन लौट चलिए संसद के भीतर में, क्योंकि सवाल है कि यह देश सिर्फ एक नाम पर चुनाव तो नहीं लड़ेगा। बीजेपी के भीतर भी जो सांसद होंगे उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में अपने वोटर से वोट तो चाहिए ही होगा। तो बीजेपी के भीतर होंगे, कांग्रेस के भीतर होंगे, आईडीएमके के भीतर होंगे, बीजेडी के हर के भीतर होंगे, समाजवादी पार्टी के सांसद होंगे जो खेतीहर परिस्थितियों से निकल कर आए होंगे। एक स्थिति होती है कि किसान हमारा वोटर है, एक होता है कि हम ही किसान हैं। महात्मा गांधी ने खुद को हमेशा किसान माना, सरदार पटेल ने खुद को हमेशा किसान माना, राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति, इन्होंने भी खुद को हमेशा किसान माना, और जहां जहां प्रोफेशन लिखना पड़ता था वहां वहां इन्होंने अपने आप को किसान के तौर पर ही दर्ज कराया। अब देखिए, जैसे हम राज्यसभा की बताते हैं, राज्यसभा का जिक्र इसलिए जरूरी क्योंकि राज्यसभा में एक तो 229 में से 50 सांसद ऐसे हैं जो कि खेती से जुड़े हुए हैं। इसमें जैसे बीजेपी के देखिए, छत्तीसगढ़ से आते हैं नेताम साहब, राम विचार नेताम, इन्होंने प्रोफेशन के आगे क्या लिख रखा है, खेती। किरोड़ी मल मीना साहब हैं जो कि राजस्थान से आते हैं, यह भी बीजेपी के, इन्होंने भी लिख रखा है खेती। इन्हीं का नहीं, जैसे समाजवादी पार्टी है, चंद्रपाल सिंह यादव उत्तर प्रदेश से आते हैं, कहते हैं हमारा धंधा खेती। रेवती रमन साहब भी थे, वह भी कहते हैं खेती हमारा धंधा है। रवि प्रकाश वर्मा, यह भी उत्तर प्रदेश से आते हैं, समाजवादी पार्टी के, यह भी कहते हैं खेती हमारा काम है। शक्ति सिंह गोहिल, ये बीजेपी कांग्रेस के हैं, ये गुजरात से आते हैं, इन्होंने भी अपने धंधे के आगे खेती लिख रखा है। प्रताप सिंह बाजवा कांग्रेस के हैं, पंजाब से आते हैं, इन्होंने भी अपने धंधे के आगे खेती लिख रखा है। याद कीजिए गौड़ा साहब, देवेगौड़ा साहब जो कि कर्नाटक से आते हैं, और इन्होंने भी अपने धंधे के आगे, जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, आज भी इनके धंधे के आगे जो एफिडेविट फाइल किया उसमें खेती ही लिख रखा है। या एआईडीएमके के लिए आइए, तंबई दुरई साहब, यह भी खेती लिखते हैं। ये सभी करोड़पति हैं, इनकी जो फेरिस्त हम बता रहे हैं आपको, सभी करोड़पति हैं, सबके पास खूब पैसा है। दूसरी अगर रीजनल पार्टीज में जाइएगा तो बीजेटी, प्रसन्ना आचार्य जो हैं, इन्होंने भी खुद को खेती के साथ ही जुड़ा हुआ है। तो ये एक लंबी फेरिस्त है। इसका मतलब है कि संसद के भीतर भी बैठे हुए बड़ी तादाद, और लोकसभा में 122 सांसद हैं, बीजेपी के 63 सांसदों ने अपने धंधे के आगे खेती लिख रखा है कि हमारा पेशा जो है, पेशा शब्द सही है मेरे ख्याल से, धंधा शब्द शायद उस बाजार की देन है जिस मार्केट इकोनॉमी में खेती का कोई मूल्य नहीं, खेती की जमीन का मूल्य जरूर है। क्योंकि भारत, और यह समझना होगा कि जब आप पूरे अंतर्राष्ट्रीय बाजार को देखेंगे, जिस मार्केट इकोनॉमी को मौजूदा मोदी सत्ता अपनाना चाहती है, उसका नियम बड़ा साफ है। वह कोई भी बाजार हो, वो कहीं का भी प्रोडक्ट हो, उसको आप किसी भी बाजार में बेच सकते हैं। भारत का किसान चावल गेहूं उपजा के दुनिया के किसी बाजार में सेल कर सकता है, ये अलग बात है। भारत का किसान अपने दूसरे जिले की मंडी तक नहीं जा पाता है क्योंकि उसका पैसा नहीं होता है, लेकिन बेच सकता है वो। ये एक ऐसी चीज है जिसमें हम कह सकते हैं कि हर किसी को इस देश में अब हवाई जहाज उड़ाने का लाइसेंस दे दिया गया, लेकिन हवाई जहाज में बैठना तो दूर, देखने की परिस्थिति भी इस देश में सबके सामने नहीं है, तो आपने लाइसेंस तो बोल दिया, दे दिया। कुछ ऐसा ही खेल है ये। और इस खेल के भीतर में जब आप और इंटरनली जाते हैं, तब आपको समझना होगा कि क्या वाकई यह एक ऐसी परिस्थिति इस देश के भीतर में धीरे धीरे बनेगी जहां पर इस देश के छोटे किसान, मंझोले किसान, सीमांत किसान जो शरीक होते चले जाएंगे, क्योंकि इनकी संख्या और इनके पास जो जमीन है, संख्या इनकी बहुत है। इतनी संख्या है कि ये वाकई किसी भी सरकार को गिरा सकते हैं। इसीलिए इनको बीच बीच में कुछ कुछ टॉफियां दी जाती हैं, लॉलीपॉप दिया जाता है। किसान सम्मान निधि को जब हम लोग जोड़ते हैं तो पता चलता है प्रतिदिन किसान सम्मान निधि एक किसान परिवार के लिए 16 रुपए, लेकिन सरकार जोड़कर बतलाती है, कहती है अच्छा हमने आपको 2000 रुपए दिए, फिर बताती है कि साल भर का बजट हमारा 75,000 करोड़ का है। तो किसान भी सोचता है 75,000 करोड़ कितनी बड़ी रकम है, लेकिन जब उसे पता चले कि लगभग 14.5 करोड़ किसान हैं और उसमें भी हर दिन पर अगर आते चले जाएं
तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है और 16 रुपए प्रति किसान को मिलते हैं। यह भी एक सच निकल कर आता है। अब यहां से अगला सवाल और आखिरी सवाल यह है कि अगर इस देश के भीतर में जो राज्य बीजेपी शासित नहीं है, जो पश्चिम बंगाल नहीं है, वो अगर एग्रीकल्चर में टॉप मोस्ट पर है, जो जहां पर किसानों की तादाद सबसे ज्यादा है, उसमें उत्तर प्रदेश आता है, वहां पर बीजेपी की सत्ता है, लेकिन वहां पर प्रति किसान आय जो है वह इस देश के भीतर में पहले 20 स्टेट्स में नहीं आती है, वह 20 राज्यों के नीचे में आता है। तो फिर इसका मतलब है कि वाकई इस देश में जिस मार्केट इकोनॉमी का जिक्र किया जा रहा है, उस मार्केट इकोनॉमी को अपनाने के लिए और उसको इस देश में लाने के लिए बाय हुक और बाय क्रुक सरकार को काम करना पड़ेगा, तब तक जब तक चुनाव ना हो। चुनाव होने समय वो हो सकता है पिघल जाए, मचल जाए, कह दे गलती हो गई, ये कह सकती है, लेकिन इस परिस्थिति तक में यह नोटिस देने का सिलसिला, जो 40 लोगों को नोटिस दिया गया है, जिसमें पत्रकार और कलाकार जो हमने जिक्र कर रहे हैं वह भी शामिल हैं, जिनके यहाँ छापे मारे गए, पहले क्यों नहीं मारे गए? पहले क्या करप्शन की जानकारी नहीं थी? यह भी एक सवाल है। और आखिरी सवाल यह है, क्या इस दौर में जो देश की इकोनॉमी है, अगर वह सिकुड़ती चली जा रही है, जिसकी और इंगित दुनिया के तमाम बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कर रहे हैं, बैंक्स कर रहे हैं, और अब आईएमएफ भी कर रहा है कि हमारी इकोनॉमी अगर सिकुड़ती चली जा रही है, तो इस सरकार की क्या वाकई मजबूरी है कि दुनिया के बाजार से पैसा लेकर आए और उस पैसे के एवज में इस देश को उनकी हथेली में गिरवी रख दे? यकीन जानिए स्थिति इसी दिशा की है। और भारत का किसान या भारत का इंडस्ट्रियलिस्ट अगर ये सोचकर बैठा है अब तो बाजार खुल गया, तो बाजार सिर्फ उनके लिए खुलता है जिनके पास पूंजी ज्यादा हो। लेकिन नए दौर में इसको नए तरीके से परिभाषित किया गया, जिनके पास पूंजी ज्यादा हो उनके लिए भी बाजार नहीं खुलेगा, जो सरकार के करीबी होंगे और नजदीक होंगे, बाजार उन्हीं के लिए खुलेगा। तो ये है मार्केट इकोनॉमी का सच, और इस मार्केट इकोनॉमी को लाने के लिए अब एड़ी चोटी का जोर सरकार लगा चुकी है। बातचीत भी करेंगे, छापे भी मारेंगे, संवाद भी बनाएंगे, नोटिस भी देंगे, जो करना है कर लीजिए। लड़ाई विकट है और किसान धीरे धीरे अगर टिके रहते हैं तो फिर इस देश के भीतर की तमाम परिस्थितियां उनके साथ जुड़ती चली जाएंगी। और जो संसद के भीतर, तो हमने नाम लिया, आपको जानकारी दी, लगभग 122 लोकसभा में और 50 राज्यसभा में, लेकिन इस देश की विधानसभा के भीतर जो लगभग 4,298 जो विधायक हैं, उसमें से लगभग 900 विधायक सीधे तौर पर खेती ही करते हैं, और कुल मिला के खेती को पेशा मानने वालों की तादाद 1,500 से ज्यादा इस देश के एमएलएस की है। राजनीति को भी खेती की जमीन चाहिए, सत्ता को भी खेती की जमीन चाहिए, और बाजार को वह माल चाहिए जिस माल से ज्यादा मुनाफा बनाया जा सके, कमाया जा सके। सच यही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।